सबसे पहले हमने पढ़ा था अलोंग ए पीरियड साइज किस तरह से वेरी करता है। अलोंग ए पीरियड साइज किस तरह से वेरी करता है। तो हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज होने की वजह हमने लिखी थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। मैंने एग्जांपल लिया था सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड एट लास्ट नियोन। ये आपके पास एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड के अंदर। अब देखिए इसकी वजह मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो देखिए लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे वैलेंस सेल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अंदर फर्स्ट सेल के अंदर 2 ही एलिमेंट होंगे, हर एक 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक एलिमेंट के अंदर। अब देखिए 3 प्रोटॉन का 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल लग रहा है। ठीक है, अब देखिए बेरिलियम के अंदर क्या होता है। बेरिलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर देखा जाए तो 4 प्रोटॉन का पुल लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन का पुल आप जो है देख सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसका साइज जो है श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक होने की वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। इफेक्टिव का मतलब क्या है तो देखिए इफेक्टिव वर्ड बाद में लगा है। एग्जैक्टली ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही होता है जो बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड। यहाँ पे एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद बोरोन के ऊपर बढ़ते हैं। तो बोरोन में आपको पता है 5 प्रोटॉन है। ठीक है, और आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा फर्क नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए 5 प्रोटॉन हो गए, बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज हो गया और चार्ज बड़ा होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गए। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल। एक बड़ा चार्ज है, बड़ी बॉडी है तो वो छोटी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है ना, एक बड़ी चीज है अगर तो वो छोटी चीज को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो इसलिए जो है साइज श्रिंक हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इसका साइज और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, इसका साइज और भी छोटा हो जाता है। इसी तरह से चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज बहुत ही छोटा आपको मिलता जाएगा। ठीक है, इसमें साथ के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है आपके पास, वो सेकंड सेल के अंदर ही बढ़ता जा रहा है, यानी कि सेल नंबर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे साथ के साथ ऑब्जर्व करेंगे कि सेल नंबर इज सेम। ठीक है, सेम सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। तो फ्लोरीन आप जैसे जैसे लिथियम से फ्लोरीन की ओर या नियोन की ओर बढ़ते जाएंगे तो साइज आपको बहुत ही छोटा मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये वजह आपको पता लग गई इसकी। अब देखिए इसका साइज अगर कंपेयर करना चाहें तो डेटा है इसका, लिथियम का साइज जो है ये आपको मिलता है, लिथियम का साइज होता है 1.23 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये इसकी एटॉमिक रेडियस है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का साइज जो है 0.89 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका साइज हो जाता है देखो छोटा। ठीक है, उसके बाद बोरोन का साइज देखेंगे तो बोरोन का साइज हो जाता है 0.80 एंगस्ट्रम। उसके बाद कार्बन पे बढ़ेंगे तो कार्बन का साइज हो जाएगा 0.77 एंगस्ट्रम। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको और भी छोटा मिलेगा 0.75 एंगस्ट्रम। ऑक्सीजन पे बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा 0.73 एंगस्ट्रम। ठीक है, और फ्लोरीन पे बढ़ेंगे तो फ्लोरीन का साइज आपको मिलेगा 0.72 एंगस्ट्रम। ये आपको साइज मिलते हैं। अब देखिए नियोन जो है इसका साइज, एक्चुअल साइज अगर पता करें तो ये लगभग 0.70 एंगस्ट्रम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअल साइज। ठीक है, एक्चुअल साइज मैं अभी इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नियोन आपके पास एक नोबल गैस है, और नोबल गैस के लिए हम किस तरह का साइज पता करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। इसके लिए हम पता करते हैं वेंडरवाल गैस, वेंडरवाल रेडियस वाला साइज। ठीक है, तो इसका जो जनरली साइज आपको बताया जाता है वो बताया जाता है 1.60 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब देखिए जनरल ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट आपका साइज कम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। नियोन का भी साइज फ्लोरीन से तो कम ही होता है। ठीक है सर, ये इनके एटॉमिक रेडियस का, हाँ बेटा बिल्कुल, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है एटॉमिक रेडियस। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं कंपैरिजन के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। अब देखिए ये इसका एक्चुअल साइज है और ये इसका वेंडरवाल रेडियस है। ठीक है, वेंडरवाल रेडियस है ये। अब देखिए जनरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है तो नियोन का इतना साइज बड़ा क्यों है। ठीक है, आप इसको अगर आप कंपेयर करना चाहो तो पूरे पीरियड के अंदर यानी कि लिथियम से भी बड़ा साइज इसका मिलेगा आपको। ठीक है, लिथियम का साइज 1.23 है और नियोन का साइज आपको मिलेगा 1.60 एंगस्ट्रम। इतना बड़ा साइज क्यों है, इसकी वजह पूछ लेते हैं। तो इसकी वजह आप बताओगे कि नियोन का जो हमने साइज मेजर किया है वो एक्चुअल साइज नहीं है, वो क्या है, वो आपका वेंडरवाल रेडियस है। और वेंडरवाल रेडियस हमने पता कर लिया था लास्ट क्लास में कि ये एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है, एक्चुअल इतना बड़ा आपका हीलियम नियोन का एटम है। ठीक है, लेकिन वेंडरवाल रेडियस जो है हम मेजर करते हैं इतना, तो एक्चुअल में जितना साइज होना चाहिए लगभग उसका डबल से भी ज्यादा आपको साइज ये मिलता है। ठीक है, आर वेंडरवाल, इसलिए इसका बड़ा साइज आपको बताना होता है। ठीक है, समझ आई बात बेटा भाई, ये बात यस बात सर। समझ में आई। तो ये फंडा है, ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, एक्चुअल साइज भी और वेंडरवाल साइज भी। और जनरली वेंडरवाल रेडियस के बारे में ही पूछा जाता है आपसे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देखा अलोंग ए पीरियड किस तरह से साइज वेरी करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अलोंग ए ग्रुप। अलोंग ए ग्रुप साइज किस तरह से वेरी करता है ये हम देखते हैं। तो देखिए अलोंग ए ग्रुप आप देखोगे तो जनरल ट्रेंड आप देख लीजिए। हाँ बेटा लगभग डबल से तो ज्यादा ही हो गया ना, 1.60 क्या होगा, 0.7 से डबल से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, अलोंग ए ग्रुप आप सबसे पहले लिख लें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप atomic size increases because, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आप बताएंगे। बिकॉज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम an additional cell, an additional cell is added to the next atom.
आपको क्या मिलता है, एक एडिशनल सेल मिलता है अगले एटम में। तो एक सेल बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, साइज बढ़ जाता है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अब क्या करो, एक कपड़े का टुकड़ा लो, ठीक है, या पेपर का टुकड़ा लो, और उस पेपर को इसके ऊपर रैप कर दो। ठीक है, इस बॉल के ऊपर क्या करो, एक पेपर का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा जो है रैप करेंगे। तो आपने क्या किया, एक एडिशनल लेयर बढ़ा दी इसके ऊपर, तो इस बॉल का साइज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एक और लेयर आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल दी है तो इसका साइज और भी बढ़ जाएगा। जिस तरह से आप जो है लेयर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका साइज जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फंडा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप के अंदर किस तरह से साइज वेरी करता है, इसका एक एग्जांपल देख ले, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, हम फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में ज्यादा बातें जो है नहीं की जाती है। तो सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन के पास एक सेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है लिथियम के पास जो है 2 सेल होती हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं जैसे ही हाइड्रोजन से लिथियम के ऊपर मूव किए, तो वैसे ही क्या किया, एक सेल आपकी बढ़ गई है। सेल बढ़ने की वजह से क्या है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर आपको मिल गई। एक लेयर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, सोडियम के अंदर 3 लेयर मिल जाएंगे आपको इसी तरह से, पोटासियम के अंदर 4 सेल मिलेंगे, रुबिडियम के अंदर 5 सेल, सीजियम के अंदर 6 सेल। इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका साइज बढ़ जाता है। अब देखिए कंपेयर करना चाहो तो साइज का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसका साइज होता है 0.32 एंगस्ट्रॉम, लिथियम का साइज होता है 1.23 एंगस्ट्रॉम, सोडियम का साइज होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, पोटासियम का साइज होता है 2.03 एंगस्ट्रॉम, और रुबिडियम का साइज होता है 2.16 एंगस्ट्रॉम, एंड सीजियम जो है 2.35 एंगस्ट्रॉम। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका साइज जो है बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से साइज का आप जो है ऑर्डर याद रखेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, साइज बढ़ने का मतलब क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। ठीक है, ये है एटॉमिक रेडियस। तो रीजन आपने क्या बताना है कि एक एडिशनल सेल बढ़ने की वजह से आपका एटम का साइज क्या क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए वैसे हमने दोनों चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन इन दोनों चीजों को हम एक सिंगल फॉर्मूले से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है, आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डिवाइड बाई जेड, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने 9th क्लास में बोर मॉडल पढ़ा हो। ठीक है बेटा, बोर मॉडल के अंदर हम जो है बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है, उन डेरिवेशंस के अंदर हमें पता लगता है कि रेडियस ऑफ एनएच सेल विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, सॉरी ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बाई जेड, ये आपके पास आता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा जब 9th क्लास का हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो है आर एन का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एनएच सेल। जनरली हम एनएच सेल की बात करेंगे, आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे और जेड पे। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनएच सेल का नंबर, और जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप जो है, एटॉमिक नंबर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करना चाहो एक पीरियड के अंदर, तो पीरियड में आपको पता है एन तो सेम ही रहेगा। भाई सेम सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब एन तो कॉमन रहेगा। इसका मतलब एन की बात वहां पे नहीं करेंगे, केवल जेड की बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर वहां पे बढ़ता जा रहा होगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा होगा। तो आप बोल सकते हो कि आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड,
और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये कम हो जाएगा। तो ये पीरियड के अंदर आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आप बता सकते हैं ग्रुप के अंदर। अब देखिए ग्रुप के अंदर तो भाई एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और एन भी बढ़ता है, लेकिन एन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हैवी हो जाता है। आप आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा फैक्टर जो है काम कर रहे हो, लेकिन एक फैक्टर ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है योगदान देता है, यानी कि एन जो है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज ये भी कर रहा है, लेकिन इतना इंक्रीज वैल्यू इसका नहीं कर रहा है कि ये इसको ओवरकम कर ले। इसी वजह से आपका रेडियस क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप के अंदर जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, ये तरीका आप अपनाना चाहो तो अपना सकते हो, वरना इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर है? बोलिए। यस सर, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो साइज के बारे में हमने जनरली बातें कर ली है। ठीक है, ये जो बातें हमने की हैं ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वैलिड होंगी। ठीक है, यानी कि आपको एक्सेप्शन भी मिलेंगे। एक्सेप्शन कहाँ मिलेंगे? एक्सेप्शन आपको मिलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन मिलेंगे। ये सभी बातें आप पढ़ेंगे, एक्सेप्शन कहाँ कहाँ होते हैं और किस वजह से होते हैं, ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो मैं उसकी थ्योरी बताऊंगा आपको। ठीक है, रेजोनेंस का मटेरियल जब पढ़ेंगे तो अगर वहां पे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे ये सब बातें बताने की जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे, वरना ये ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके लिए, इसकी अभी फिलहाल के लिए जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में IE लिखते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो लिखिए इट इज डिफाइंड एज the amount of energy required, it is the amount of energy required, it is the amount of energy required to remove an electron, amount of energy required to remove an electron from an isolated, from an isolated gaseous atom, gaseous atom of that element, gaseous, from an isolated gaseous atom of that element resulting in the formation of a positive ion, resulting in the formation of a positive ion. ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन को आप यहां तक भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहां तक भी करोगे तो भी ये डेफिनेशन आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। अब देखिए इस डेफिनेशन के अंदर कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब ये प्रोसेस हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि हमेशा आप आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की पता करते हैं। ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ जाए तो आप क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बताओगे। तो ये बात है दूसरी। अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है,
सर ये नॉन मेटल्स में ही होती है बेटा, नहीं, मेटल नॉन मेटल सब में आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है? तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूं। अगर आपके सामने कोई भी एक चीज है, जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर आपके सामने लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या आप आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? क्या आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं डायरेक्टली? तो सबसे पहले जो भी एनर्जी दोगे वो किस में कन्वर्ट होगी आपकी? सबसे पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद आप एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने के बाद ये एटम्स में कन्वर्ट करेगा इसको। 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम बन जाएंगे प्लस ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन एटम बन गया, ऑक्सीजन एटम बन गया। इनके इनके अंदर जो है आप एनर्जी ट्रांसफर करोगे, तब जाके कहीं पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे निकलते हैं वहां पे आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप इस तरह से समझो सिंपली। एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले जो है सोडियम लेते हैं, मान लीजिए सोडियम सॉलिड आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, या आपके 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 पास में है। ठीक है, अब देखिए सोडियम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप सॉलिड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। सोडियम को सबसे पहले क्या करो, एनर्जी प्रोवाइड करो और इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो। गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा। आपको ये पता है कि गैसियस स्टेट में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह के इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, 9th क्लास की बात है। इसके अंदर क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम जो है ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं सोडियम गैसेस गैसेस के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन बोल सकते हैं। तो ये आपका गैसेस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है जीरो हो जाते हैं, यानी कि किसी भी अदर एटम के इन्फ्लुएंस में आपका एटम नहीं होना चाहिए, तब अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे क्या हो गए, जीरो हो गए। जब ये एटम किसी भी अदर एटम के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है, तब अगर इसके अंदर आप एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया और ये बन गया सोडियम प्लस गैसियस और इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी एनर्जी आपने अप्लाई की है वो सारी की सारी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। केवल ये पार्ट केवल ये पार्ट जो है आपका कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको केवल गैसियस स्टेट में जाने के बाद ही अप्लाई करनी है। ठीक है, या वहीं पे आपको देखनी है कि कितनी एनर्जी लग रही है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है गैसियस एटम। ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी भी अदर मॉलिक्यूल या एटम के इन्फ्लुएंस में नहीं होता है, और वही कंडीशन आपको बनानी है। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब समझ गए आप। आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब होता है इन नो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी अदर एटम या मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में ये नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, गैसियस स्टेट में ही जाने के बाद आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, इसके डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब देखिए सिंपली समझ लेते हैं। कोई भी आपके पास मेटल है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है गैसियस स्टेट के अंदर, उसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल रहे हैं क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्रोवाइड करने के बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहाँ से, ये बन गया मेटल गैसियस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाता है बाहर। ठीक है, इसमें जो एनर्जी निकलती है लगती है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है M प्लस में से, मान लीजिए आपने जो है M गैसेस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, आप दोबारा से अप्लाई करोगे आयनाइजेशन एनर्जी 2।
ठीक है, इसको आयनर्स एनर्जी 2 बोलेंगे क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आप। ये बनेगा M2+। अब आपको ये पता होगा कि किस तरह से M+ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि M के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये लगा आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से M2+ गैसियस, अगर इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी 3 अप्लाई करते हैं, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन जितने में भी निकलता है अगर वो निकाल देते हैं तो ये लगेगा ये बनेगा M3+ गैसियस और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3, इनके अंदर क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर ऑलवेज, successive ionization energy are always greater than the previous। ये आपने ध्यान रखना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहले वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। बेटा कहां तक हो सकता है ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि सोडियम के लिए आप एक इलेक्ट्रॉन जनरली निकालते हुए देखते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हुए देखते हैं। आपने पढ़ा है कि सोडियम जो है मैक्सिमम +1 में जाता है, मैग्नीशियम +2 में जाता है, एल्यूमिनियम +3 में जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 भी कहीं से निकाल रहे हो तो इनको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ये सबसे कम मिलेगी आपको, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 2 मिलेगी, यानी कि ये ऑर्डर है बेटा, ठीक है, इसकी अमाउंट का ऑर्डर है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 हमेशा सबसे कम मिलेगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज्यादा मिलेगी, आयनाइजेशन एनर्जी 3 एंड सो ऑन। अगर आगे की भी है तो जितना आप आगे बढ़ते जाओगे वो आपको ज्यादा ही मिलता जाएगा, ठीक है। हाँ, लगभग जितनी वैलेंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल पाते हो। अगर मान लीजिए आपको और फर्दर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वैलेंसी से ज्यादा, तो उसमें ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। अब इसकी वजह भी पढ़ लेते हैं, ऐसा होता क्यों है, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही क्यों होती है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब खुद ही सोच के देखो, ये बात वैसे मैंने पहले ही बताई थी आपको कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया आपने, चलो ठीक बात है, लेकिन सोच के देखो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज से आप एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल रहे हो। भाई एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, उस पॉजिटिव चार्ज के साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से जुड़े हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर होलसम एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, इस पॉजिटिव चार्ज से आपने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अब ज्यादा फोर्स लग चुका है। आप खुद ही मान के देख सकते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैग्नीशियम में आपके पास टोटल 12 प्रोटॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने जो है पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो यहाँ से, और ये बन चुका है मैग्नीशियम प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस बन चुका है। अब देखिए मैग्नीशियम प्लस के अंदर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन उतने ही हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे इसकी तरफ पुल हो रहे थे, वो जो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया उसको भी पुल कर रहा था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अब निकल चुका है, उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था वो अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इसका साइज भी कम हो जाता है।
अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस का साइज कंपेयर करते हैं तो इनका साइज जो है आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम प्लस। अगर आप रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम और रेडियस ऑफ मैग्नीशियम प्लस, तो रेडियस ऑफ मैग्नीशियम प्लस का साइज हमेशा छोटा होगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स था अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका साइज जो है श्रिंक कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक न्यूट्रल एटम है और एक उसका आयन है, हमेशा न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू इट्स आयन। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? अब देखिए, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ चुका है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर होल्ड अच्छा हो जाएगा न्यूक्लियस का, ज्यादा जबरदस्ती खींच रहा होगा इसको। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है भाई। अगर फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, यानी कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप इसकी वजह लिख सकते हैं, वाई सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स हायर एनर्जी। इसकी वजह लिख सकते हैं, इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह है ड्यू टू ejection of first electron, the effective nuclear charge increases on the rest of electrons, due to which attraction between the nucleus and the outermost electron increases, hence it takes higher energy। इसी वजह से ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है। ठीक है, हाँ बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट जो हमने निकाला हुआ है। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो जो पहले निकाल चुके हैं, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज तो उतना ही रह जाता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये वजह है, ये वजह आप लिख सकते हैं। समझ आ गया बेटा यहां तक, सक्सेसिव एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, ये आपको पता लग गया। अब देखिए इसका ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो वही देखेंगे अलोंग ए ग्रुप या एंड अलोंग ए पीरियड। ठीक है, सबसे पहले अलोंग ए ग्रुप और दूसरा हम देखेंगे अलोंग ए पीरियड। दोनों बातें देखेंगे, तो अलोंग ए ग्रुप लिख लो सबसे पहले, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। और दूसरा पीरियड के अंदर आप लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जनरली। और जनरली बोल दिया, इसका मतलब एक्सेप्शन है बहुत सारे, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बेटा, टाइम अपना होने वाला है। ठीक है।
इनको मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि इनकी वजह क्या है, तो वजह समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।